So students, today we are starting our new chapter. The name of our chapter is Inheritance and Variation, which comes under the Genetics. Genetics क्या होती है? Genetics is a branch of biology that deals with the inheritance and variation. Genetics किसको कहते हैं हम? It is a ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की स्टडी करती है. अब आप ये सोचते होंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है. तो ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस है जिसको लेते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं एग्जैक्टली या तो अपनी मदर जैसे दिखते हैं या एग्जैक्टली फादर जैसे. देयर आर फ्यू चिल्ड्रंस who are the mixture of their father and mother. कुछ ऐसे होते हैं जो जरा भी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. तो ये सारी चीजें उनमें होती कैसे हैं? ये क्या फैक्टर्स है, क्या चीज है जिसकी वजह से ये इस तरीके के चेंजेस आप ऑफस्प्रिंग में देखते हो, बच्चों में देखते हो? तो इनहेरिटेंस जो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेगी. इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है the transmission of characters from the parents to the offspring, or you can say the transmission of the character from one generation to the next generation is known as the inheritance. Inheritance क्या है ये आपको समझ में आया. Variation क्या होता है? Variation is an important part of the sexual reproduction. Basically what is happening in the sexual reproduction, see here, suppose this is a female gamete, egg, and this one is the male gamete, sperm. So inside the female gamete there will be a genetic material in the nucleus, and in the male gamete also there will be a genetic material in the nucleus. So in the reproduction what will happen? In the reproduction process the fusion of this two gamete will take place. The fusion of this two gamete will take place. When the fusion will take place, जब fusion होगा तो इनके genetic material जो होंगे उनके genetic material भी एक दूसरे से क्या होंगे? फ्यूज होगा. They will transmit few characters, जिसकी वजह से कोई भी दो ऑफस्प्रिंग या कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सेम नहीं होते हैं. यू विल सी सम वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस आपको दिखेंगे. तो ये डिफरेंसेस आपको क्यों नजर आते हैं? बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम्स या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है और जिसकी वजह से आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं. तो इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, ये आपको समझ में आया. रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस होता है जो लाइफ को कंटिन्यूएशन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कभी कभी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, डिफरेंस होने का, वेरिएशन होने का रीजन क्या होता है? बिकॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं. सो विच आर द फैक्टर्स? कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? कौन से फैक्टर्स है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं? विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? ये इस चैप्टर में हमको पढ़ेंगे. उनका पैटर्न किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होते हैं वो पढ़ेंगे. आपको ये बेसिक आती होगी बट फिर भी एक मर्तबा आपको रिविजन के तौर पे मैं बता देती हूँ कि इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क. ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये अनअरेंज्ड होता है और ये क्रोमोसोम का शेप कब लेता है? ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. क्रोमोसोम के टाइम पर ये क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं और वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम का शेप लेते हैं. सो सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम. ये जो क्रोमोसोम है दिस इज एक्चुअली अवर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दिस क्रोमेटिन नेटवर्क इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है? ये किस में कन्वर्ट होते हैं?
क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाई दे आर कन्वर्टिंग इन द क्रोमोसोम, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव 2 स्टूडेंट्स एंड मेरे पास में थ्रेड है, ठीक है। आई हैव 46 थ्रेड जो कि पेयर्स में प्रेजेंट है। आई हैव 2 व्हाइट थ्रेड, आई हैव 2 येलो थ्रेड, आई हैव 2 रेड थ्रेड, आई हैव 2 ब्लैक थ्रेड। लाइक दिस मेरे पास में बहुत सारे 46 थ्रेड हैं जो कि 23 पेयर्स है एक्चुअली। मुझे ड्यूटी दी गई है कि मुझे वो दोनों स्टूडेंट्स में इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड इट इज अनअरेंज, वो अरेंज नहीं है, वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसा उठाती हूँ और ऐसे हाथ से सेपरेट करती हूँ और दोनों में दे देती हूँ, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी इक्वल। पॉसिबिलिटी होगी कि 2 रेड थ्रेड एक ही स्टूडेंट के पास चला जाए और किसी स्टूडेंट के पास में एक भी ना आए, व्हाइट थ्रेड में भी ऐसा ही, तो मतलब देयर विल नॉट बी एन इक्वल डिवीजन। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको अरेंज करना होगा ताकि मैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो सेल डिवीजन के टाइम पर भी सेम चीज होती है। जब सेल डिवाइड होने वाले होते हैं, एक सेल से 2 सेल जब बनेगा, तो उनको जेनेटिक मटेरियल इक्वल अमाउंट में दोनों सेल को देना होता है। तो अगर ये क्रोमेटिन नेटवर्क इस तरीके से अनअरेंज रहेंगे तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई दे अरेंज देमसेल्फ इनटू द क्रोमोसोम्स। दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए। ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक है। Many repeating unit of DNA combines to form the chromosome and the DNA is made up of gene। बहुत सारे genes जब combined होते हैं तो क्या बनता है, DNA बनता है। So this gene is the hereditary unit। ये जो gene होता है, this gene is the hereditary unit and it is responsible for the inheritance and वेरिएशन। ये जो कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास आउट हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जीन। सो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी हेरिडिटरी मटेरियल है। तो इस चैप्टर में हमको वो किस पैटर्न से किस तरीके से ट्रांसमिट होता है उसके बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? नाउ we will study few things about the Gregor John Mendel। He is a person who is known as a father of genetics। आज जो भी हम जेनेटिक्स में पढ़ पा रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो इतना एडवांसमेंट हो गया है, सो द क्रेडिट गोज टू दी जेनेटिक्स। क्योंकि जो मेंडल को जाता है उसका क्रेडिट, और रीजन उसका क्या है, रीजन ये है कि इन्होंने 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में उस समय में जो डिस्कवरीज की, जो अब काम किया इन्होंने, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल था। बिकॉज उस टाइम पर ना तो किसी को मियोसिस के बारे में पता था, ना किसी को माइटोसिस के बारे में पता था, ना किसी को जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजों के बारे में पता था। और उन्होंने जो भी काम किया वो आज भी बिल्कुल करेक्ट है। और उसी के ऊपर जो है हम मतलब वो जो जेनेटिक्स है उसकी बेसिक्स जो है आज भी वही है। तो ये पूरा जो जेनेटिक्स का क्रेडिट है एक तरह से आप इनको दे सकते हो। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये जो है एक गरीब फैमिली, फार्मर फैमिली में बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते थे। इनकी जो बर्थ है ये 22 जुलाई 1822 में हुई थी। एंड इनकी जो डेथ है वो 1884 में हुई थी। ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे और फार्म में काम करते थे। बचपन से जब वो अपने फादर के साथ में काम करते थे, तो वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें ये देखते थे कि मतलब अलग अलग चीजें उनको दिखती थी। कि कुछ प्लांट्स बड़े हुए हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, किसी का मतलब सेम ही स्पीशीज है, सेम ही वैरायटी के प्लांट्स है, बट उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस इनको नजर आते थे। तो इनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, सेम प्लांट में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है वो बचपन से ही उनके दिमाग में थे, वो अपने फादर से पूछा करते थे। और फिर इनके फादर ने जो है इनको पढ़ने के लिए 4 साल ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा। गरीबी होने के कारण फिर इन्होंने एक चर्च में वहां पर जॉब कर ली। जॉब करने लगे तो वहां पर इन्हों पीछे चर्च के एक गार्डन था,
उस गार्डन में वो काम करते थे और उनका काम देख करके, क्योंकि बचपन से ही इनको गार्डनिंग वगैरह या जो ये फार्म पर काम वगैरह करते थे, बहुत इंटरेस्ट था इनको उस चीज में। तो उसी की वजह से ये जो है वहाँ काम करने लगे। तो जो चर्च है वो चर्च ने उनको पूरा वहां पर जो है पूरा देखभाल करने के लिए दे दिया उनको वहां पे। और इनकी जो इंटरेस्ट था स्टडीज में, साइंस में, उसको देख करके चर्च ने इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में जो है स्टडीज के लिए, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस की स्टडीज के लिए भेजा। और ये वहां पर 1851 से 1853 तक जो है वो पढ़े वहां पर। और वहां से रिटर्न आने के बाद में वो साइंस इनके माइंड पे इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि फिर उसके बाद में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था इसमें। तो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी ऑफ वेना इन 1853। एंड यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ में इन्हें काम करने के लिए मिला। और यहाँ पर इनको चांस मिला कि जो पी प्लांट होते हैं, वो पी प्लांट जो मटर के पौधे होते हैं, मटर की सीड जो होती है, उसके ऊपर जो पी वेविल करके जो कीड़े होते हैं, उससे जो डैमेज होता है, वो डैमेज को स्टडी करने का इनको मौका मिला वहां पर। तो वहीं से इनका पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करने का जो है वो मतलब बढ़ गया उनको कि अब मुझे पी प्लांट पर ही क्या है एक्सपेरिमेंट करना है। और उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे लॉज बनाए, इनहेरिटेंस के जो है लॉज बनाए। तो उन्होंने 7 इयर्स तक पी प्लांट के ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। 32 वेराइटीज जो है पी प्लांट की, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। 1000 से ज्यादा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपना जो वर्क था, वो वर्क को जो है एक पेपर पब्लिश किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन करके। यहाँ पर इस पेपर में क्या किया उन्होंने, अपने वर्क को पब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो वर्क था, उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे वहां पर, उन लोगों को इतना ज्यादा समझ में नहीं आया और बस इनके वर्क को इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। फिर उसके बाद में चार्ल्स डार्विन ने इनको सजेस्ट किया कि इन्होंने जो वर्क किया है वही सेम वर्क हॉक वीट पे, फ्रेंच वीट्स पे और हनी बीज पर भी करें। तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो हॉक वीड्स, हनी बीज और ये फ्रेंच बीन पर भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट इनको पी प्लांट में मिला था, वो रिजल्ट इनको हॉक वीड, फ्रेंच बीन्स एंड पी प्लांट में नहीं, हनी बीज में नहीं मिला। रीजन उसका ये था कि जैसे कि हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस होता है, हॉक वीड जो है, हॉक वीड के अंदर जो है वो एपोमिक्सिस वगैरह होता है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस था, जिसकी वजह से इनको रिजल्ट नहीं मिला और जिसकी वजह से ये काफी निराश हो गए। और उन्होंने जो अपना पेपर वगैरह जो पब्लिश किया था वो उस टाइम पर फ्रेंच में था, और इनको लगा शायद बस पी प्लांट पर मेरा एक तुक्का लग गया है। और इसी तरीके से उनका जो इतना रिमार्केबल काम था वो नोटिस नहीं किया गया। और मेंडल की डेथ हो गई 6 जनवरी 1884 में एट द एज ऑफ 62 इयर्स ड्यू टू दी सम किडनी डिसऑर्डर्स। अब मेंडल की डेथ के अप्रोक्सीमेटली 32 years के बाद में there were 3 scientists, Hugo de Rais from Holland, Carl Caronis from Germany and Eric Vaughan from Austria। इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली अलग से अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन दिस, ये जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एंड एट द टाइम व्हेन दे वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने जो मेंडल की जो पब्लिश किए हुए पेपर्स थे, तब वो उस पर उनकी नजर पड़ी और उनको पता चला कि जो चीज हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं, मेंडल काफी टाइम पहले वो काम करके जा चुके हैं। और उसके बाद ही मेंडल का जो वर्क है उसको लोगों ने देखा। कुछ जगहों पर ऐसा भी पढ़ा गया है कि जिस चर्च में मेंडल जॉब करते थे, जहां पर वो काम करते थे, वहां पर जो उनके पेपर्स थे, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जो कलेक्शंस थे, वो जला भी दिए गए बाद में यूजलेस समझ करके। रीजन फॉर दी मेंडल्स सक्सेस। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया था उसमें उनको सक्सेस क्यों मिला था, उसके रीजन हमको पढ़ना है अभी। जैसा कि आपने देखा है कि मेंडल का, मैंने पिछले जो स्लाइड है उस पर आपको बताया है कि मेंडल को पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट कहाँ से आया। बिकॉज उन्होंने जो एक
ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जो है उनको पी प्लांट जो है वो पी प्लांट के ऊपर स्टडी करने का मौका दिया गया था फर्स्ट। तो वहीं से उनको पी प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनको बहुत चीजें उनको समझ में आने लगी थी और पी प्लांट में वो काफी माहिर हो गए थे, वो स्टडी कर चुके थे। तो यहीं से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, वो किस पर करूंगा, पी प्लांट पर। तो रीजन उसका क्या था, ये जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट होता है, एक साल में आपको इसकी 3 जनरेशन मिल जाती है और ये एक स्मॉल हर्ब है। और ये स्मॉल हर्ब होने की वजह से इसको मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने ऐसा प्लांट ही क्यों लिया जो एनुअल हर्ब है और एक साल में 2 से 3 जनरेशन भी इसकी मिल सकती, रीजन ये था कि अगर वो आम का पेड़ या फिर बनियान ट्री वगैरह पर एक्सपेरिमेंट करने जाते तो वो ग्रो होना, मैच्योर होना, वो इतना ज्यादा टाइम हो जाता कि इनको ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने मिलता नहीं। तो पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पेन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसकी वजह से इन्होंने इसके पी प्लांट को सिलेक्ट किया। इसको बहुत मेंटेनेंस भी इजी होता था, चर्च के पीछे जो गार्डन था वो वहीं पर उसका एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, मेंटेनेंस इनके लिए बहुत आसान था। और प्लस पी प्लांट में सबसे अच्छी एक बात जो थी ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डिफरेंट वेरिएशंस देखने के लिए मिले वहां पर आप मेंडल को। मेंडल ने ये देखा कि यहाँ पर पी प्लांट्स के अंदर 7 डिफरेंस वेरिएशन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि राउंड सीड, रिंकल सीड, इस तरीके से सीड के शेप में वेरिएशंस देखे उन्होंने। सीड का कलर जो है पी प्लांट में येलो एंड ग्रीन, यहाँ पर वेरिएशन दिखा। जो पॉड होता है, छिलका जो होता है, उसके शेप में भी कैसा है, वेरिएशन दिखा उनको। इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ग्रीन कलर, येलो कलर पॉड के कलर में, फ्लावर का कलर पर्पल एंड वाइट, फ्लावर का जो लोकेशन है एक्सियल पोजीशन पे या फिर टर्मिनल पोजीशन पे, प्लांट की साइज टॉल एंड शॉर्ट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि पी प्लांट में अलग अलग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो उनको हेल्प करता था अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और मेंडल ने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो बहुत ही मेथोडिकल थी, वो बहुत सिस्टम से, मेथड से, प्लानिंग से अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे थे, केयरफुली प्लान किया हुआ था। बहुत बड़ा सैंपल था जिसका वो क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड भी रखते थे, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड भी रखते थे। वो जितना भी उनको रेशियोज में अपना जो भी रिजल्ट वो काम करते थे, उनका जो रिजल्ट मिलता था उसको रेशियोज में रखते थे। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है जिसके बेसिस पर मेंडल को क्या मिली, सक्सेस मिली है। और ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मेंडल ने बहुत सारे लॉ, 3 जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया, इन्होंने डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट बताया। ये सारी चीजें क्या है, जैसे जैसे आगे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वो चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या था। मेंडल की सक्सेस का रीजन, सबसे पहला रीजन ये क्या था कि वो बहुत ही प्लानिंग के साथ चलते थे, क्वांटिटी का भी रिकॉर्ड रखते थे, क्वालिटी का भी रिकॉर्ड रखते थे, जो रिजल्ट मिलता था उसको वो रेशो में लिख करके रखते थे। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पी प्लांट सिलेक्ट किया था, लकीली ये जो पी प्लांट था इसमें एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस या ऐसे कोई अनडिजायरेबल, उस उनके उनके हिसाब से अनडिजायरेबल कोई फिनोमिनन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प मिली अपने एक्सपेरिमेंट में। और ये छोटा प्लांट होने की वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से मेंडल को इसमें भी हेल्प मिली कि वो इमैस्कुलेशन कर सकते थे, डिजायरेबल पॉलिनेशन कर पा रहे थे। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को क्या मिली, अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है, ये चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए देयर आर फ्यू टर्म्स जो जिसके मीनिंग और जिनके कंसेप्ट समझ में आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वन बाय वन हम लोग ये सारे टर्म्स जो है उसको समझते हैं। द फर्स्ट टर्म इज द कैरेक्टर। Character, it is a specific feature of an organism. Example, height of a stem. यहाँ पर देखो कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कलर ऑफ स्किन और हाइट ऑफ अ स्टेम या फिर पोजीशन ऑफ अ फ्लावर, ये सारे क्या है, कैरेक्टर है। अगर हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो पी प्लांट जो है उसकी हाइट या तो टॉल हो सकती है या फिर पी प्लांट कैसा हो सकता है, उसकी हाइट शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाइट। सो दिस हाइट इज द कैरेक्टर। ये या तो टॉल होगी या तो शॉर्ट होगी। तो टॉल एंड शॉर्ट जो है ये कैरेक्टर्स जो है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ट्रेट क्या होता है, इट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ही होता है, इनहेरिट होता है एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। और इसके जो वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, जैसे कि टॉलनेस एंड डॉफनेस, ये वेरिएंट्स हैं। सो दिस इज व्हाट ट्रेट। कैरेक्टर क्या है, जैसे कि हाइट ऑफ द स्टेम इज कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होगा, टॉल ड्वार्फ। अगर फ्लावर की पोजीशन की बात करते हैं, कैरेक्टर पोजीशन ऑफ अ फ्लावर इज कैरेक्टर। एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेट हो जाएगा। फैक्टर क्या है, अभी जब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेंडल ने जो है जब अपने एक्सपेरिमेंट किए और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो बताया उन्होंने, तो उस टाइम पर मियोसिस, माइटोसिस, इन सारी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या नोटिस किया था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये नोटिस किया था कि बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई तो फैक्टर होता है, कोई तो चीज होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है और वो इसी की वजह से जो है इनहेरिटेंस होता है और अलग अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। तो वो फैक्टर इज नथिंग बट द जीन। ये फैक्टर क्या होता है आपको पता है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, पता है ना आपको। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क अनअरेंज। फिर सेल डिवीजन के टाइम पर ये अपने आप को क्या करता है, अरेंज करता है और क्रोमोसोम का शेप लेता है। क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है ये भी मैंने आपको बताया है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए। मैनी डीएनए विल कंबाइन टू फॉर्म दी chromosome and this DNA is made up of the repeating unit of gene. So जीन जो है यही फैक्टर है जो उस टाइम पर मेंडल को पता नहीं था, तो मेंडल ने उसको क्या नाम दे दिया था, फैक्टर नाम दे दिया था। तो समझ में आया आपको फैक्टर क्या है, फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। क्या है, एक पार्टिकल है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल एंड दिस पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। फैक्टर जो होता है ये पास होता है फ्रॉम दी वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन थ्रू दी गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं मालूम है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये जो जीन्स होते हैं हमको पता है, जो कि मेंडल ने क्या कहा था, इसको फैक्टर कहा था। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और फैक्टर्स जो रहते हैं वही क्या करते हैं, हमारे जेनेटिकल या बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। जीन क्या है, जीन एंड फैक्टर सेम चीज है। आप कह सकते हो जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। ये मैंने आपको पूरा समझाया, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन नेटवर्क अनअरेंज फॉर्म में होता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो क्या होता है, अपने आप को क्रोमोसोम फॉर्म में अरेंज करता है। दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए का ही एक सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीन। दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ जीन। दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ सो मेनी जीन्स। तो ये जो जीन्स होते हैं, यही जीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। अब अलील्स क्या होते हैं या अलीलोमॉर्फ क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक क्रोमोसोम बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए, suppose this is one chromosome and here also एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो यहाँ पर एक जो जीन होगा, दिस इज जीन फॉर द हाइट एंड दिस इज ऑल्सो अ जीन फॉर द हाइट। ये दोनों क्या है, हाइट के जीन है, ठीक है। ये या तो टॉल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, शॉर्टनेस इसकी वजह से आ सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के जीन्स क्या होंगे, अलील्स होंगे। समझ में आ रहा है,
ये क्या है, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स टू ईच अदर। ये क्या होता है, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, सेम क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे, सेम पोजीशन पे, सेम लोकस पे क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसी को एक दूसरे का क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। क्या होगा, ये दे आर फॉर द सेम कैरेक्टर, या तो शॉर्टनेस के, हाइट शॉर्ट हो सकती है या तो हाइट टॉल हो सकती है, बट डिटरमाइन तो हाइट ही करने वाली है ना वो। तो ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पर ये प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए इसको हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पे पाए जाने वाले जीन्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स बोलते हैं। समझ में आया। डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगी। इट इज एन एलील that express its traits even in the presence of alternate allele in the heterozygous condition only। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक क्लासरूम है, वहां पे 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा गुंडा टाइप का है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो डरपोक है, थोड़ा सा उस गुंडे से डरता है, वो सहम के रहता है। सो व्हेन द गुंडा इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो डरपोक जो रहेगा वो अपनी बात को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो गुंडा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो डरपोक बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव बच्चा होगा। यानी कि गुंडे की प्रेजेंट में जो डरपोक बच्चा होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट व्हेन गुंडा इज एब्सेंट तो वो बच्चे को मौका मिलेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो सेम यही चीज हम जीन पर भी एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पर भी कैसा है, 2 टाइप के जीन होते हैं। एक होता है डोमिनेंट जीन जिसको हम गुंडा कह सकते हैं, मतलब समझाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ। एंड रेसेसिव जीन जो होता है वो क्या होता है, वो डरा हुआ बच्चा है, जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ। यानी कि अगर डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट जीन क्या है, वो अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, वो रेसेसिव जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, जैसे कि आप कह सकते हो 2 जीन्स होते हैं किसी भी कैरेक्टरेट को, जो कैरेक्टर होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 जीन्स होते हैं। एक जीन हमको फादर से मिलता है, एक जीन हमको मदर से मिलता है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए वी हैव 2 जीन्स। तो ये दोनों अगर डोमिनेंट है, ये दोनों जीन्स कैसे हैं, डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, याद रखना। और रेसेसिव जो रहता है उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पर जो गैमेट है वो गैमेट में दोनों जीन्स डोमिनेंट है, तो ये तो टॉल ही होगा। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है जब गैमेट में एक टॉल जीन होता है और एक शॉर्टनेस का जीन होता है, बट इस सिचुएशन में भी ऐसा नहीं मिला मेंडल को कि मीडियम हाइट मिली हो, उसे सारे प्लांट क्या मिले, टॉल मिले। क्यों, बिकॉज डोमिनेंट जीन जो है वो रेसेसिव जीन के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं होने देता, इवन इन दी हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। अगर ये डोमिनेंट जीन एब्सेंट हो, जैसा कि इस केस में देख सकते हो बोथ द जीन्स आर रेसेसिव, तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। क्लियर है, समझ में आया। अब डोमिनेंट का डेफिनेशन पढ़िए। इट इज एन एलील, एलील क्या होता है अभी आपने यहाँ पर समझा था, ये एलील दैट एक्सप्रेसेस इट ट्रेट। सपोज ये कैपिटल टी है यहाँ पर और ये क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये वाली एलील दोनों जीन होने के बाद भी यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होकर के भी, तो उसके हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। समझ में आया आपको, ये अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाएगा, तो वो क्या है, डोमिनेंट है। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रह के दूसरा जीन रहते हुए भी दूसरे जीन को एक्सप्रेस ना होने दे, सिर्फ खुद ही एक्सप्रेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं।